आप सभी को ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? जी सर। ओके। जी सर जी। आज हम समझने वाले हैं कि हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। ज्योतिष को देखना मतलब हम पूरी यूनिवर्स को, पूरी आकाश गंगा को एक ही साथ देख लें, राइट? ठीक है, तो एक ही साथ देखेंगे। उसके पहला मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये पूरा आकाश है, हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि ये 360 डिग्री का पूरा आकाश मंडल है। ठीक है, ये पूरी आकाश गंगा है। ठीक है, और मुझे आपसे ठीक है, और ठीक है, ये पूरी आकाश गंगा है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम पूरे आकाश को क्या एक ही निगाह से देख सकते हैं क्या? बताइए मुझे। हम पूरी आकाश गंगा को, पूरे आसमान को क्या हम एक ही निगाह से देख सकते हैं क्या एक ही साथ? बताइए मुझे। नहीं सर। किसी भी एंगल पे खड़ा हो, मान लो यहाँ पे तो हम सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पे मैंने बता रखा है स्क्रीन प्रेजेंट करके कि मान लीजिए यहाँ पे हम सेंटर में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन मान लो हम कहीं भी किसी भी एंगल से खड़े हो तो क्या हम पूरी आकाश गंगा को, पूरी गैलेक्सी को एक ही साथ, एक ही निगाह से देख सकते हैं क्या? ये प्रश्न है मेरा। नो सर। नहीं देखा जा सकता ना? या कोई देख सकता है? प्रेजेंटेशन मोड में लेंगे क्या? थोड़ा सा स्क्रीन छोटा दिख रहा है। नहीं सर, प्रेजेंटेशन मोड पे ही है। नहीं, ये अभी उस पे आ रहा है। प्रेजेंटेशन मोड पे ही है इसमें मेरा तो। सर ये नीचे से है ना, जो 68% आपको दिख रहा होगा। F5 दबा दीजिए, F5 दबा दीजिए सर। क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं सर, आप अभी कंटिन्यू करें, नहीं तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी, फिर आप कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा प्रश्न ध्यान से समझ रहे हो ना कि हम क्या आकाश को एक साथ देख सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं देखा जा सकता ना, नॉट एट ऑल। हाँ ना, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे आकाश मंडल को एक ही साथ, एक ही निगाह में कैसे देख लिया होगा? क्या आप समझ पा रहे हो इन चीजों को? उन्होंने कैसे बता दिया कि इतने सारे ग्रह होंगे? उन्होंने कैसे बता दिया कि ये राशियां होगी? उन्होंने कैसे बता दिया कि ये नक्षत्र होंगे? किस तरह से उन्होंने बताया होगा? क्या आप इसको एज्यूम कर पा रहे हो क्या? आप कल्पना करो कि किस तरह से हम देख सकते हैं। हम खुली आंखों से आकाश मंडल को पूरा नहीं देख सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा का पूरा आकाश मंडल कैसे बता दिया है? दिव्य दृष्टि। जी, इसी चीज को हम रहस्य को समझने के लिए मैं आपको एक आज पॉइंट बताता हूं कि खुली आंखों से हम किसी भी फैक्टर को पूरी तरह से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर मान लो हमें आकाश भी देखना हो तो हम खुली आंखों से कितना कितना डिग्री देख लेंगे? हम खूब से खूब 180 डिग्री देख लेंगे, ठीक है ना, 270 डिग्री देख लेंगे, लेकिन पूरा 360 डिग्री तो नहीं देख सकते हैं। सही है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा का पूरा 360 डिग्री एक ही दृष्टि से देख लिया। इसके पीछे का उनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक रही होगी कि उन्होंने पूरा 360 डिग्री देख लिया, जो आज का विज्ञान भी नहीं देख पाता है? आंखें बंद करके परावैज्ञानिक बोलो उसको। बिल्कुल वैसे बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हम देखते हैं खुली आंखों से और हमारे ऋषि मुनि देखते थे बंद आंखों से, और उनका ज्योतिष का पहला पहला फॉर्मूला ये था, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। मतलब हम खुली आंखों से जितना देख पाएंगे, ठीक है ना, उतना ही हम बंद आंखों से देख सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला है। सभी को आ रहा है समझ में? खुली आंखों से हम जितना देख पाते हैं दुनिया को, उतना ही बंद आंखों से एक ही साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो बंद आंखों में उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, तारों की उन्होंने कल्पना किया। ठीक है, और एक पूरी आकाश गंगा का उन्होंने इमेजिन किया। ठीक है,
आप सभी सुन पा रहे हैं ना? जी सर। ओके ओके जी सर। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं और हम बंद आंखों से सारी चीजों को समझ रहे थे। अब इसी पॉइंट के आगे हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञान की भाषा में 9 ग्रह अलग होते हैं और ज्योतिष की भाषा में 9 ग्रह अलग होते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों, मतलब कभी कभी हमें सोचना पड़ता है ना कि क्यों हमने शनि के बाद वाले प्लेनेट को हमारी साइकिल में नहीं लिया, क्यों उन लोगों को 9 ग्रहों में काउंट नहीं किया? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा क्या? मे भी ऐसा है सर, शनि के नहीं सर, ऑरा में, सॉरी तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि हम लोग जो ज्योतिष में लेते हैं वो पृथ्वी को सेंटर मानते हैं यूनिवर्स का, और जो नॉर्मल साइंटिफिक जो वो लेते हैं उसमें सूर्य को सेंटर मानते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बोलते हैं कि भैया ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ हमने 5 ग्रहों को ही क्यों स्थान दिया? शनि के बाद वाले प्लेनेट जो भी थे, नेपच्यून था, प्लूटो था, यूरेनस था, उसको स्थान क्यों नहीं दिया? मेरा ये पूछना है कि 9 ग्रहों में इनको भी तो शामिल कर सकते थे, किसी को प्लूटो की राशि बना सकते थे, मैं बोलना चाह रहा हूँ, राशि बना सकते थे। हाँ बताइए सर मेरे को लगता है कि ना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो सभी ग्रह जो इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पृथ्वी पर उतना लग नहीं पाते, इसलिए हमने उन ग्रहों को छोड़ रखा है। अच्छा चलो, सर दे आर वेरी फार अवे, शायद वो बहुत दूर है हमसे, कोई तो बात वो नहीं। इतना इफेक्ट हमारी उस पे पहुंचा नहीं पाते होंगे, तो जी, जी, इसलिए जी। उसको हमारे ऋषि मुनियों ने साइड ही कर दिया। बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको भी काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा अच्छा, चलो आज हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपसे 10 सालों में एक बार मिलने आता है, तो आप उसको बताते हो? सर मैं बताती हूँ। जी मैम, अभी मेरा सुने। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 सालों में हमसे एक बार मिलने आता है, तो क्या हम उसको जान पाते हैं ना? मान लो आप, आज मैं आपसे 25 साल की उम्र में मिलता हूँ, तो 35 की उम्र में मिलूंगा तो आप मुझे जान लोगे ना, हमारी जान जी सर, ना। बिल्कुल। 20 सालों के बाद मिल जाएंगे तो भी हम जान पाएंगे कि यार 20 साल पहले मैंने कॉलेज में पास आउट किया था, ये मेरा दोस्त है, हम जानते हैं ना 20 साल बाद भी, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्रह आपको, कोई व्यक्ति आपको 80 सालों के बाद मिले, तो क्या आप उसे जान पाओगे क्या 80 साल के बाद? नहीं सर। एक कल्पना करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको 10 साल की उम्र में मिला, उसके बाद क्या आप उसको जान पाओगे क्या? सोचने वाला विषय है। पहली बात तो वो आपसे मिलने से ही रहा, इतना लंबा कनेक्शन कौन रखेगा? सही बात है कि नहीं? जी। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। ये सौरमंडल है, ये पूरा ब्रह्मांड है, राइट। इस पूरे ब्रह्मांड में हमने कौन से प्लेनेट उठाए? हमने बुध से लेकर शनि तक के प्लेनेट को ही ज्योतिष शास्त्र में जरूरत समझा। बाकी ये 3 प्लेनेट जो भी हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनको को स्थान नहीं दिया गया। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का एक ही रीजन है कि ये अपना चक्कर सूर्य से बहुत लंबे समय में लगाते हैं। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि कितने सालों में किसका चक्कर लगता है, रोटेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। बुध सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगाता है? 88 डेज का, राइट। शुक्र कितने दिन का समय लगाता है? 225 दिनों का, ठीक है। पृथ्वी 1 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, हमको पता है 365 दिन के दिन होते हैं, ठीक है। मंगल 687 डेज में पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। गुरु पूरी सौर मंडल को पार करने में 12 वर्ष लगाता है, ठीक है ना। 1 साल में एक राशि बदलता है, 12 साल में पूरा सौर मंडल का चक्कर लगाता है। शनि लगभग 30 साल लगाता है, लेकिन इसके जो बाद वाले प्लेनेट हैं, ये एक लगा रहा है 84 साल, ठीक है। दूसरा लगा रहा है 165 साल,
ठीक है, उसके बाद 248 साल। ये वाले प्लेनेट इतने साल में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं तब तक व्यक्ति का 2-3 जन्म हो जाए, क्योंकि इतनी हमारी इंसान की उम्र नहीं है। मान लो इंसान की उम्र अगर 100 साल से ऊपर होती, 200 साल से ऊपर होती, तो हम यूरेनस नेपच्यून को भी शामिल करते हैं। लेकिन इंसान की उम्र इतनी नहीं होने के कारण यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का प्रभाव हमारे फलित ज्योतिष में नहीं पड़ता है। ये बात सभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उन प्लैनेट पे है जो कम से कम हमारे ऊपर इफेक्ट करे। ठीक है, तो शनि का एक साइकिल 30 साल में आता है। शनि सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। 84 साल में कोई व्यक्ति हमसे मिलने आएगा तो हमें क्या असर पड़ेगा उसका? हमारी लाइफ में उसका कोई असर नहीं है। कोई 10 साल में मिला, फिर 94 साल की उम्र में मिला, इतने बीच में हमने कितना संघर्ष देखा होगा, क्या स्ट्रगल देखा होगा, तो वो उसमें हमारे इसमें शामिल ही नहीं रहा है। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को, तीनों को फलित ज्योतिष से बाहर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, यूरेनस ने फलित ज्योतिष से बाहर कर दिया। ठीक है, और सिर्फ 5 ग्रहों को यहाँ पे काउंट किया गया। ठीक है, इन्हीं को ग्रह बोलते हैं विज्ञान की भाषा में भी और ज्योतिष की भाषा में भी। सबको स्पष्ट हो रहा है? Sir, could you please repeat it? बहुत disturbance था आपकी तरफ से। क्या हुआ? Could you please repeat it? Disturbance बहुत आ रहा था उधर से। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गड़बड़ बहुत हो रही थी। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये 84, 65 और 248 ईयर में हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हम सरल भाषा में ऐसा समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपसे 84 साल के बाद मिलेगा तो उसकी लाइफ में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं है। आ रहा है समझ में? अगर हमसे कोई व्यक्ति आज मिला और वो 84 ईयर्स के बाद वापस मिलने आएगा तो उसका हमारी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर होता है क्या? बताइए आप मुझे। कुछ भी इंटरफेयर नहीं है उसका हमारी लाइफ में। ठीक है, इसलिए यूरेनस के बाद से नेपच्यून, प्लूटो, इन तीनों को फलित ज्योतिष से बाहर निकाल दिया। इन्हों को ग्रहों का स्थान नहीं दिया गया। ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। जी सर। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मेरे को। लेकिन सर ये ग्रह इफेक्ट करते हैं लाइफ? नहीं, ये लाइफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। ओके। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, आप, मैं वही तो उदाहरण दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति आपको 90 साल के बाद मिलने आएगा तो एक बार मिला, उसके बाद 90 साल के बाद आया, कुछ इफेक्ट करता है क्या? नहीं। 90 साल की उम्र तक तो व्यक्ति को बोलते हैं कि मैक्सिमम हो गया है, व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है, मैं समझता हूँ। ठीक है ना? तब तक कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो मेन इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है बुध का, बुध के बाद शुक्र का, शुक्र के बाद पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मंगल का, जुपिटर का और शनि का, इन सभी का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी लाइफ पे रहता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं 5 प्लेनेट, और इसी से मिलके बना होता है पंचतत्व। ठीक है, ये हो गया, इसी से मिलके बना होता है पंचतत्व। पंचतत्व हमारे लिए 5 ग्रहों से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 5 ग्रह से मिलकर पंचतत्व बना होता है और पंचतत्व से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी मिलकर बनी है, राइट? इसमें पंचतत्व में 5 ग्रहों का रोल कौन सा है? ये वही 5 ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब इस बात को नोटिस करना, अभी तक हमने उन 4 ग्रहों को लिया ही नहीं है जिसको फलित ज्योतिष में स्थान दिया गया है। ठीक है, ये वही 5 ग्रह हैं जिसकी परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और जिससे हमारा मानव शरीर बना हुआ है। ठीक है, अग्नि तत्व मतलब मंगल, पृथ्वी मतलब बुध, वायु मतलब शनि, जल तत्व मतलब शुक्र, आकाश तत्व मतलब गुरु। ठीक है ना? इन 5 तत्वों को मिलाकर ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट करेंगे ये, थोड़ा सा नोट कर। जी जी बिल्कुल, आप नोट कर सकते हैं। तो आपने बताया 4 ग्रह, तो आपने बताया बुध, शुक्र, मंगल और शनि। हाँ, देखिए, फायर मतलब आग लगती है, तो वहां पे किस ग्रह का इफेक्ट है? अग्नि का अर्थ होता है मंगल। ठीक है, मंगल। हाँ, पृथ्वी का मतलब होता है जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, हरा भरा रखते हैं, पृथ्वी का अर्थ होता है कि बुध। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ठीक है, एयर का मतलब होता है शनि, जो हवा चलती है, हम बोलते हैं ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
एयर का अर्थ होता है शनि, शनि को बोलते हैं वायु तत्व वाला ग्रह, ठीक है। वाटर को बोलते हैं जल तत्व वाला ग्रह, मतलब शुक्र को बोलते हैं जल तत्व वाला ग्रह, ठीक है। शुक्र को बोला जाता है जलीय ग्रह, मतलब हम जो भी देखते हैं जल जितना भी तरह का है, चाहे वो दूध हो, दही हो, चाहे पानी हो, ये होता है शुक्र। सभी को आ रहा है समझ में। और आगे होता है गुरु, गुरु को बोलते हैं स्पेस। स्पेस का मतलब क्या? आकाश तत्व, ठीक है। हम जितनी भी पूजा करते हैं, मान लो हमने अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाया, या हम कुछ भी प्रेयर करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? आकाश में। आकाश में बोलते हैं ना भगवान को, भगवान हमारी सुन लेना, आकाश में ही देखते हैं ना, ठीक है। अगरबत्ती लगाई हमने तो वो सारी भी एनर्जी कहाँ पे जाती है? आकाश में जाती है। दीपक लगाया तो उसकी एनर्जी भी कहाँ पे जाती है? आकाश में जाती है। मतलब गुरु तत्व, हम सनातन संस्कृति वाले हमेशा गुरु तत्व को फॉलो करते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से मिलकर पंच तत्व हमारा बना होता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इन 5 तत्वों को लिया गया, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु का हमारे मानव जीवन पर क्या इफेक्ट है? ये 5 तत्व हमारी पूरी तरह से बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं। मंगल, बुध, शनि, शुक्र और जुपिटर, ये हमारी पूरी शारीरिक बॉडी है। हम कैसे दिखते हैं, हमें कैसा सुनाई देता है, हमें कैसा दिखता है, हम किस स्थिति में हैं, हमारे बाल कैसे हैं, पूरा का पूरा शारीरिक स्ट्रक्चर 5 ग्रहों के द्वारा बना होता है। इन्हीं 5 ग्रहों का हमारी बॉडी पे, हमारे जीवन पे रोल होता है, ठीक है। इसमें अभी उन 4 ग्रह का नाम आया ही नहीं है जो हमारे लिए अन्य महत्वपूर्ण है। सभी को बात स्पष्ट हुआ? मानव शरीर का निर्माण इन 5 ग्रहों के द्वारा हुआ। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। गुरु, बुध, शुक्र, मंगल और 5वां शनि, है ना? हाँ, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हीं से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है, सीधी सी बात है। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? मंगल, बुध, शनि, गुरु, शुक्र। और यही 5 ग्रह 5 तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। गुरुजी एक चीज बताइए, जो बुध है, बुध भी परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ये कौन सा तत्व हुआ बुध ग्रह? बुध ग्रह हुआ सर हमारा पृथ्वी तत्व। हम जितने भी जमीन पे पेड़ पौधे लगाते हैं ना, ये सारा का सारा बुध ग्रह है, ठीक है। और जो हम जिस पृथ्वी पे बैठे हैं वो तो खुद अपने आप में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को ही बुध बोला जाता है सर, पृथ्वी तत्व, ठीक है ना। ठीक है, और ये राहु केतु क्या है फिर? राहु केतु का अभी नाम नहीं लेना, अभी इन 5 ग्रहों को समझना है। आगे वाले चैप्टर में राहु केतु को लेंगे, ठीक है। सर सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार इंग्लिश में भी सारों को बोल दीजिए सर, थोड़ा मैं लिखा हुआ है और आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, हाँ जी। ये पृथ्वी ग्रह में काउंट नहीं होगा? क्या हुआ? पृथ्वी जो है वो ग्रह में काउंट नहीं होगा क्या? सर चल रहे हैं ना आगे, अभी हम उन ग्रहों को फोकस कर रहे हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी क्या है वो भी बताऊंगा मैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी क्या है वो भी आने वाले टॉपिक में आने वाला है जस्ट, ठीक है। हम जब भी कुंडली खोलते हैं तो हमारे सामने ये 5 ग्रह आते हैं ना, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु। आपने देखा होगा कभी पृथ्वी का नाम नहीं लिखा हुआ आता है क्या? हमारी जन्म कुंडली में कभी भी पृथ्वी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहां तक सभी को स्पष्ट हुआ? ठीक है ना? जी सर। ओके जी सर। ये 5 ग्रहों में अब हम चलते हैं उन 4 ग्रहों की बात करेंगे कि परिक्रमा नहीं करते हैं और जो ना ग्रह हैं, जिसको वैज्ञानिक भाषा में ग्रह भी नहीं कहा जाता है। सर आप म्यूट कर दीजिए ना सबको प्लीज।
5 ग्रह के बाद अब हम समझने वाले हैं उन 4 ग्रहों के बारे में जो सूर्य के परिक्रमा नहीं करते और ना वैज्ञानिक भाषा में जिसको ग्रह कहा जाता है, लेकिन ग्रह से भी बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, उसको बोलते हैं सूर्य, चंद्र, राहु और केतु। ये ग्रह नहीं है, लेकिन ग्रह से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावर है, उसको बोला जाता है सूर्य, चंद्रमा, राहु एंड केतु। ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में सूर्य होता है आत्मा। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसको ना कोई काट सकता है ना कोई मार सकता है। इसको बोला जाता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का राजा है। ठीक है। चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्र ग्रह को बोलते हैं मन। ठीक है। ये होता है हमारी हृदय की बात बताता है, हृदय। ठीक है ना, हमारा हार्ट, इसको बोलते हैं चंद्रमा। राहु क्या है? राहु को बोला जाता है प्रारब्ध, जो भी हमारा प्रारब्ध कर्मास है। ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, सारा का सारा प्रारब्ध कर्मा, उसको बोलते हैं राहु। और केतु होता है मोक्ष। ये 4 ग्रह न होते हुए भी ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। राहु, केतु और सूर्य और चंद्रमा को समझना हमारे फलित ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में है, क्योंकि यही 4 ग्रह जो हैं जो अन्य 5 ग्रहों को पूरी तरह से बैलेंस करता है। मतलब हमारी शारीरिक स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी या हमारे साथ जो भी घटना होगा, इन्हीं 4 ग्रहों के बदौलत होगा। ठीक है ना। जबकि ये तो प्लेनेट का रूप है ही नहीं, ये कोई सौर मंडल का, सूर्य का चक्कर नहीं लगाते। ये चारों ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, फिर भी ये ग्रह न होते हुए भी हमारे शरीर पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे चार्ट में या हमारे शरीर पे प्रारब्ध कर्मा का। जैसे हमने कहा था कि प्रारब्ध व्यक्ति को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ लेता है। प्रारब्ध कर्मा, उसके बाद हमारे मन का, आत्मा का, मोक्ष का, केतु का, सबका रिजल्ट आता है। ठीक है। इसमें भी हम इसको समझते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। ठीक है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और हमारे शरीर में इसका निवास स्थान है आत्मा, और इसका रिलेशन है राम से। सूर्य को बोला जाता है राम। ठीक है। और सूर्य, राम कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। ठीक है। ये 4 ग्रह वास्तव में ग्रह नहीं है, ये 4 युग हैं। हर ग्रह एक एक युग को बताता है। ठीक है। चंद्रमा प्लेनेट होता है हमारे हृदय का। ठीक है ना। चंद्रमा का रिलेशन है सीता से, समझ रहे हैं? चंद्रमा का रिलेशन होता है सीता से। चंद्रमा का युग है द्वापर युग। ठीक है ना। चंद्रमा को कृष्ण भी कहा जाता है और द्वापर युग में कृष्ण की बहुत बड़ी महिमा रही है। राहु का युग होता है, ये राहु वाला ग्रह है। राहु बताता है हमारे पास्ट कर्मास को, प्रारब्ध को। ठीक है ना। इसका रिलेशन है रावण से। ठीक है। और इसका युग है कलियुग। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, इसका मालिक है राहु। ठीक है। और लास्ट वाला जो है केतु को बोलते हैं हमारे रिलेशन में मोक्ष का कारक है, मंजिल का कारक है, अंतिम लक्ष्य जो हम बोलते हैं कि भैया डेस्टिनेशन क्या है हमारी। ठीक है। इसका रिलेशन है रामायण ज्योतिष के माध्यम से हनुमान। और केतु का युग था सतयुग। अच्छा, युग से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार युग से क्या मतलब है। देखो, रामायण ज्योतिष के माध्यम से हम प्लेनेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुंडली के माध्यम से अलग तरह से करेंगे। लेकिन ये 4 ग्रह जो सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। और ये 4 ग्रह नहीं है, ये 4 युग को बता रहा है। हर ग्रह का एक एक युग आया था। केतु को बोलते हैं हनुमान, केतु को बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में ऋषि मुनि। सतयुग एक ऐसा टाइम था जहां पे बहुत सारे एक से एक दिव्य ऋषि मुनि हो गए। ठीक है। सतयुग एक ऐसा युग था जहां पे दिव्य ऋषि मुनि हुए, और वो युग था केतु का। केतु को बोलते हैं हनुमान। उसके बाद आया त्रेता युग।
त्रेता युग एक ऐसा युग था, त्रेता युग एक ऐसा युग था जिसमें हमने हमारे दुश्मन के लोगों में भी राम की झलक देखी, ठीक है ना। इतना मर्यादित था वो युग कि भैया अगर आप लड़ी भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल मर्यादित समय में कि भैया सूर्यास्त होने के बाद हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। भाईचारा देखो, रावण की टीम राम की टीम में, ठीक है। सूर्य वाला युग को बोला जाता है त्रेता युग। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति इतना पावरफुल हुआ करता था। रावण को देखो कितना पावरफुल व्यक्ति था, ठीक है। हनुमान जी को देखो भैया सूर्य को खा गए। रावण देखो कितना पावरफुल व्यक्ति, अंगद, बाली, सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति आपको त्रेता युग में मिले हैं, क्योंकि ये सूर्य का युग था, ये एक सुप्रीम पावर का युग था। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग रिलेट करता है चंद्रमा को, और चंद्रमा के युग से ही हमने बहुत कुछ सीखा। और बहुत जैसे कृष्ण भगवान कितने ज्यादा कलात्मक थे, चंद्रमा को कला का ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा हमारे उसी तरह से, जिस तरह से कृष्ण भगवान है, उसी तरह से हमारा प्लेनेट भी चंद्रमा कृष्ण भगवान की तरह वर्क करता है। मतलब इतना ही कलात्मक वो प्लेनेट है। द्वापर युग में चंद्रमा का युग था। और अभी जो हमारा चल रहा है डिजिटल, जिसको बोलते हैं निशाचर, ठीक है ना। राहु को बोला जाता है निशाचर, और रामायण ज्योतिष में रावण को बोलते हैं कि यार निशाचर है। निशाचर का अर्थ होता है ये रात में जगते हैं, रात को ऑनलाइन रहते हैं, मायावी लोग हैं। आज राहु के युग ने लोगों की रात खत्म कर दी, दिन रात एक हो गए। आज लोग रात को समझ नहीं आ रहा है कि रात कब हुआ है, रात को भी बाजार चल रहे हैं। तो ये कलयुग का युग है। कलयुग में राहु की सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से सतयुग में केतु का प्रभाव देखने को मिला, सारे ऋषि मुनि हुए, पूरा वर्ल्ड सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को मानने वाला था, ठीक है। त्रेता युग में पूरी तरह से हमें सूर्य का प्रभाव दिखा, द्वापर युग में पूरी तरह से चंद्रमा का प्रभाव दिखा, और कलयुग में पूरी तरह से आपको राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? मधुमेह अनम्यूट कर सकते हैं आप सबको। सभी को आ रहा है समझ में? यस सर, समझ आ रहा है। सर एक बार पूछ सकता हूँ? समझ में। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हेलो आ गया ना सर, समझ में? सर एक बात पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। सर जैसे चंद्रमा को मन का कारक बोलते हैं और सूर्य को आत्मा, मन और आत्मा हम कितना ये करें थोड़ा सा? इसको हम आगे लेक्चर में समझते हैं सर, है ना। मन और आत्मा का डिटेल हम आगे भी समझेंगे, ठीक है ना, राशि और नक्षत्र के द्वारा, ठीक है। अभी मन और आत्मा को हम ब्रीफली समझ रहे हैं कि रामायण ज्योतिष के माध्यम से ये क्या है, और इनका का असर कौन से युग में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, ठीक है। क्योंकि वो टाइम था जिस समय केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। और केतु क्या है, केतु के पास गर्दन नहीं है, गर्दन के नीचे वाला पोजीशन है, उसके पास सर नहीं है। हर व्यक्ति मेडिटेशन और हर व्यक्ति ध्यान मुद्रा में रहता था। वो युग था सतयुग। सतयुग के टाइम पे आपको बहुत सारे ऋषि मुनि हर घर घर में मिलते थे, ठीक है। त्रेता युग में आपको राम के जैसे लोग, कैरेक्टर बहुत सारे मिले हैं। द्वापर युग में कृष्ण की तरह कलात्मकता देखने को मिली जगह जगह। और कलयुग आया, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मायावी हो गया, व्यक्ति पूरा डिजिटल हो गया, ठीक है। और हमें कलयुग में राहु की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। आ रहा है ना सभी को समझ में? जी सर। ओके, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? फिर आगे बढ़े। सर एक बार केतु और हनुमान जी का ये एक बार और बता दीजिए प्लीज। जी मैम, केतु देखो, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो जो प्रेजेंटेशन है आपका उसको स्क्रीन पर शेयर करके रखिए तो शायद ज्यादा इजी रहेगा। मैं करता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। सभी को नजर आ रहा है? देखिए, सूर्य हमारी आत्मा का ग्रह है, सभी को समझ में आया ये बात? जी, ठीक है। चंद्रमा हमारा मन है, ये बात सभी को समझ में आया?
जी। राहु हमारा प्रारब्ध कर्माश है, ठीक है। राहु हमारा प्रारब्ध कर्मा है जो हमसे छूट गया है, ठीक है। इसका भुगतान करने के लिए ही हम इस वाले युग में जन्म लिए हैं, ठीक है। और केतु होता है मूल रूप से मोक्ष का कारक, ठीक है। तो बोला जाता है मोक्ष का कारक। अच्छा, केतु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में ही पूरा है, ठीक है। केतु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में ही एक पूरा है, क्योंकि ये मोक्ष है ना, ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, ठीक है। रामायण में हम इस पर नजर डालें तो कौन से व्यक्ति ने शादी नहीं करी थी? हनुमान जी ने सर। हनुमान जी ने शादी नहीं करी थी, ठीक है ना। रामायण ज्योतिष पे हम नजर डालें तो कौन सा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में सबसे पहले स्थान पर खड़ा था? हनुमान जी सर। हनुमान जी खड़े थे ना जी। ये व्यक्ति हनुमान जी मोक्ष के अपने मोक्ष को बताता है, अंतिम सफलता को बताता है, और इनों का स्थान श्री चरण होता है। हनुमान जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम को पहली निगाह में पहचाना, ठीक है, कि ये राम है। आ रहा है समझ में? मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। क्या हनुमान जी ऑल द टाइम मेडिटेशन करते रहते थे ना सर? हनुमान जी को केतु कहा जाता है और राहु को रावण कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे में एक और इसके में बताता हूँ, इसका आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। राहु प्रारब्ध है और केतु मोक्ष है, ठीक है। अभी हमको इसको और भी गहराई से पढ़ें कि राहु सूर्य चंद्रमा को हम अपनी स्थिति में समझें कैसे। राहु प्रारब्ध है, केतु मोक्ष है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेकर। यहाँ सभी को स्क्रीन दिख रहा है? चारों पॉइंट दिख रहे हैं? जी सर। नजर आ रहा है ना चारों पॉइंट? ठीक है। यस सर। राहु को बोला जाता है मैं कौन हूं, मतलब हम बोलते हैं कि कौन शब्द, या फिर हम बोले कि क्यों शब्द, ठीक है। क्यों शब्द जहां पे भी आता है उसको बोला जाता है राहु, ठीक है। सर कौन सा शब्द? क्यों शब्द? क्यों मतलब प्रश्नवाचक शब्द जहां पे भी आ जाए, क्यों, कौन, ठीक है ना, कब, जैसा भी शब्द आ जाता है उसको बोला जाता है राहु, ठीक है। प्रारब्ध, जैसे हमारा प्रारब्ध क्या है तो हम यही पूछते हैं ना कि मेरा प्रारब्ध क्या है, क्या शब्द आया, ठीक है। मैं इस दुनिया में क्यों आया, यही पूछते हैं ना अपने आप से। चलो अपन ज्योतिष में आया है, क्या बोलते हैं यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ठीक है। सर मेरा भाग्य क्या है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन मेरा अभी तक मेरी डेस्टिनेशन तय नहीं हुआ, ठीक है। यही प्रश्न आते हैं ना। इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि यार इतना कुछ भी हो गया लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि करना क्या है, ठीक है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तो प्रश्न का कारक होता है राहु। जहां पे भी क्यों और क्या जैसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, कि मैंने ये क्लास क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, जहां पे भी क्या और क्यों जैसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे होता है राहु, ठीक है। प्रश्न मन में आता है जन्म क्यों हुआ, ठीक है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, क्या करूं, मैं भटक गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जितने भी प्रश्न आए हमारे जीवन में उसका कारण राहु होता है। किसी भी घटना के पीछे कोई भी कारण होता है ना, कि ये घटना मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा करने गया कारण से हो गया। हम कभी भी ज्योतिष शास्त्र में निकलते हैं तो कारण को ढूंढने निकलते हैं। ज्योतिष के पीछे व्यक्ति क्यों आता है, किसी कारण से आता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीजन है, क्या कारण है, ठीक है ना, तो मैं वहां पे आया हूँ। कारण शब्द को बोला जाता है राहु, ठीक है ना। जितने भी मन में हमारे प्रश्न आते हैं, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कब से आया हूँ, मुझे क्या करना है, ठीक है ना, जहां पे भी प्रश्नवाचक साइन आ जाता है उसको बोला जाता है राहु। हम अपने प्रारब्ध को नहीं जानते तो प्रश्न ये आता है ना मन में कि मैं कौन था, ठीक है, सही बात है कि नहीं? जी सर। जहां पे भी हमें उत्तर मिलने लग जाए,
ठीक है ना। जैसे प्रश्न मन में आता है कि जन्म क्यों हुआ, तो उत्तर है क्योंकि मोक्ष की प्राप्त हो सके। ठीक है। मुझे करना क्या है समझ नहीं आ रहा है, धर्म और सत्य के मार्ग पे चलना है, रास्ते स्वयं बनेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ठीक है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो समर्पण समर्पण कर दो। ठीक है ना। ये केतु है, केतु क्या बोलता है, समर्पण कर दो, त्याग कर दो, सेक्रीफाइस कर दो। नहीं समझ में आ रहा ना, भटक गया। ठीक है। जब भी व्यक्ति भटकने लग जाता है, सब कुछ अपने हाथ में लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सेक्रीफाइस करने की आदत डालिए। निवारण केतु है। ठीक है। ये राहु हो गया, ये केतु हो गया, ये राहु हो गया। राहु बोलता है कारण, केतु बोलता है निवारण। ठीक है। राहु बोलता है भैया क्या कारण है, मन में आप प्रश्न करो, ये प्रश्न उत्तर है। राहु और केतु क्या है, आपके जीवन में चल रहे प्रश्न उत्तर की गाड़ी ही राहु और केतु है। दिन में कितने प्रश्न मन में आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर वार क्यों किया, किस कारण से किया, जितने भी प्रश्न आए उन सभी का कारक ग्रह राहु, जितने भी उत्तर मिले, निवारण मिला, सोल्यूशन मिला, उन सभी का उत्तर, उसका कारण है निवारण केतु। सभी को ये बात समझ में आ रहा है। ये होता है राहु और केतु की भूमिका हमारे जन्म कुंडली में इतनी बड़ी है, आप ये समझने की कोशिश करो। राहु और केतु और कोई नहीं, प्रश्न और उत्तर केतु है। सर जो आज आज के जो मोबाइल वगैरह चल रहा है, ये भी राहु का कारक है। प्रश्न जहां पे भी आए सर, जहां पे भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए, ठीक है, वहां पे सब जगह राहु, और जहां पे भी आपको उत्तर मिलने लग जाए वहां पे सब जगह केतु। आ रहा है समझ में। जितने भी बात, जहां से भी आप कहां पे भी जा रहे हो, वहां पे आपको क्वेश्चन आते जाए, आपको प्रश्न आते जाए, सब जगह राहु हो रहा है। ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि व्यक्ति भटक जाता है, इतने सारे प्रश्न है, उसको सोल्यूशन नहीं मिलता, उसको निवारण नहीं मिलता, तो व्यक्ति भटक जाता है। निवारण का रास्ता केतु है। ठीक है। अच्छा, कारण और निवारण के जो बीच में जो रोल प्ले करते हैं उसको बोला जाता है सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा क्या है, सूर्य और चंद्रमा होता है स्वयं की खोज। ठीक है। प्रश्न मन में आता है कि यार मेरा जन्म क्यों हुआ, उत्तर प्राप्त हुआ कि मेरा जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ। ठीक है। लेकिन प्रश्न ये मन में है, मेरा जन्म क्यों हुआ, उत्तर मिला मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ, लेकिन अभी भी प्रश्न है कि मैं कौन हूं यार, मैं हूं ही कौन, आखिर मैं कौन हूं। तो इसका उत्तर में मिलता है कि मैं ही हूं। ठीक है ना। मैं ही हूं, मैं हूं ना, हर कण में, पंच तत्व में, हर काल में, हर युग में, हर समय में मैं स्वयं तुम में ही हूं। मैं कृष्ण हूं, परमात्मा हूं। ठीक है। कृष्ण भगवान कहाँ पे हैं, भगवान कौन है, तो भगवान के कारक होते हैं सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। यही दो व्यक्ति हैं, आत्मा और मन का कारक सूर्य और चंद्रमा, जिससे व्यक्ति अपने आप को खोजता है। सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को जानता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हर तरह की बातें व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा से जानता है। ठीक है। इसलिए सनातन संस्कृति हमेशा से सूर्य को जल देने के लिए भी बोलती है। हमारे सारे फेस्टिवल या तो सूर्य से बने हुए हैं या फिर चंद्रमा से बने हुए हैं। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा अपने आप को समझने की कला है। ठीक है। राहु प्रश्न है, केतु उत्तर है, सूर्य और चंद्रमा अपने आप को जानने की कला है कि हम कौन हैं, हम वास्तव में कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें ये पता चले कि मैं कौन हूं। जैसे हम किससे बात करते हैं तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान आता है, राइट, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। या फिर हम किसी से बात किए तो हमारा जब तक मन नहीं होगा तब तक हम उसके लिए कार्य कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाते हैं ना। सूर्य और चंद्रमा जब तक व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाएगा तो व्यक्ति क्या कार्य करेगा। आ रहा है सभी को समझ में। जी सर। आप सभी को मेरा वॉइस तो क्लियर है ना। यस सर। यस सर। ओके। ठीक है। नौ ग्रह में से आपको 5 ग्रह पहले क्लियर हुए, 4 ग्रह यहाँ पे क्लियर हुए। ठीक है ना। और सूर्य और चंद्रमा मतलब अपने आप को जानना और हम कैसे हैं वो जानना। ठीक है। अपने आप को समझना, सूर्य और चंद्रमा है, ये व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाता है, व्यक्ति की मन की बात करता है। ठीक है। सभी को यहाँ तक कोई डाउट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो बता सकते हैं। नो सर। ओके। किसी को कुछ बोलना है?
नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में। आप सब जब मैं आपसे पूछता हूँ ना किसी को कुछ बोलना है, तो आप 2 मिनट के लिए अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ फिर, है ना, कि आया या नहीं आया। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे तो मेरे को लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, है ना। समझ में आ गया है सर, समझ में आ गया है सर। जैसे हम बोलना चाहेंगे सर, जैसे क्लियर आपने हुआ। कहा ना, नहीं सर, जैसे आप वो कह रहे हैं जैसे ये तो मोक्ष कारक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये थोड़ा क्लियर करिए। मैं बता देता हूँ। मैं ना एक स्क्रीन बताता हूँ, स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। सर एक मिनट सर। हाँ जी बताएं। सर इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट है ना, मैं कितने सालों से ज्योतिष और वास्तु कर रहा हूँ, लेकिन इतने अच्छे से मतलब समझ में आज इतना अच्छा आ रहा है ना, कि मतलब मुझे अंदर से ही खुशी मिल रही है कि बहुत बढ़िया जा रहा है। जी सर, मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा मैडम का एक डाउट है, मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, ताकि सभी को अच्छे समझ में आए। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि हम ज्योतिष की क्लास में आए हैं, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, फिर आपको और मजा आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये हम हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये आपका प्रारब्ध कर्मास है, और यहाँ पे आपको जाना है, मतलब ये आपकी एक मंजिल है। ठीक है, हम ये हैं और ये हमारा प्रारब्ध कर्म है, और यहाँ पे हमको जाना है। ये प्रारब्ध कर्मास, ये प्रारब्ध है, ठीक है, ये हम स्वयं हैं, ठीक है ना, ये कोई एक मैन ह्यूमन बीइंग लिख लो, ठीक है, और ये है हमारा लक्ष्य है, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति का जन्म ऐसे ही नहीं होता, किसी टारगेट के लिए होता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा जन्म हुआ है किसी एक फिक्स टारगेट के लिए। व्यक्ति आया कहाँ से है, एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति आया कहाँ से, किसके बलबूते पे आया है, कहाँ से आया है, प्रारब्ध के बलबूते पे आया है। आपको किस घर में जन्म मिला, आपको कौन सी फैमिली में जन्म मिला, आप किस फैमिली के साथ लिंक हुए, आप कौन से परिवार के साथ लिंक हुए, आपको कैसी परिस्थितियां मिली, व्यक्ति का जन्म हुआ है प्रारब्ध के हिसाब से, आपके पास्ट कर्मास के हिसाब से आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना यहाँ पे है। ठीक है, लक्ष्य की तरफ जाना है। हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, प्रारब्ध से निकलकर व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ जाना होता है। ये उसका एक टारगेट मान लो आप। ठीक है, हम कहां से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं प्रारब्ध से, हमको जाना कहां पे है, हमको जाना है हमारे लक्ष्य पे। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बीइंग का लक्ष्य क्या होता है, सनातन संस्कृति क्या बोलती है, सनातन संस्कृति बोलती है भाई कि भैया आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य गाड़ी, ठीक है, मैं लिखता जाऊं तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका लक्ष्य कार लेना, ठीक है, आपका लक्ष्य ठीक है ना, पैसे कमाना, या लिख देते हैं घर बनाना। ठीक है, लक्ष्य क्या है ये भी जान लो, किसका लक्ष्य अलग अलग तरह से होते हैं, आजकल के लोग बहुत भटके हुए हैं। ठीक है ना, किसका क्या लक्ष्य है, किसका क्या लक्ष्य है, वो खुद ही नहीं समझ पाते करना क्या है। ठीक है, एक कार आ गई तो भैया फिर बड़ी कार लेना है, BMW लेना है। अब कार आ गई, एक बार लक्ष्य पूरा हो गया तो वापस से एक और बात बढ़ गई कि अब मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहिए BMW, मेरा ज्यादा पैसा आ गया। ठीक है, मकान बन गया तो फिर ये नहीं चाहिए, अब वापस से लक्ष्य चेंज, अब चाहिए मेरे को चाहिए बहुत बड़ा बंगला। ठीक है, अब उसको बहुत बड़ा बंगला चाहिए। ठीक है, उसको बहुत बड़ा बंगला चाहिए।
ठीक है, हमारे लक्ष्य क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक ह्यूमन बीइंग को, जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, क्या वो अपने लक्ष्य को जान पा रहा है क्या? ये हमारे आज के लोगों के लक्ष्य इस तरह से है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में, ठीक है ना, बड़ी कार, बड़ा आराम, ठीक है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाना है, ठीक है ना, XYZ, हमें पैसा कमाना है। पैसे कमाने के अलावा व्यक्ति दिमाग लगा ही नहीं पा रहा है। हमारा लक्ष्य इसी में, इन्हीं चीजों में अटका हुआ है। जबकि सनातन संस्कृति ये नहीं बोलता। सनातन संस्कृति ये कहता है कि व्यक्ति का लक्ष्य, किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य जो है, उसका लक्ष्य ये है कि उसको कम से कम भगवान से मुलाकात हो जाए। राइट सर? मोक्ष मैं बता रहा हूँ, है ना, उसका कम से कम, हम ये बोलते हैं कि यार उसको कम से कम प्रभु मिलन हो जाए। प्रभु, सनातन संस्कृति ये बोलती है कि यार लक्ष्य ये है कि कम से कम आप कुछ भी करो, गाड़ी बनाओ, बंगला बनाओ, लेकिन कम से कम हमारा एक बार प्रभु मिलन हो जाए। कम से कम अब हम मोक्ष के मार्ग पे जरूर आए। ये हमारी सनातन संस्कृति बताती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी सनातन संस्कृति है ना, मतलब किसी भी मानव का लक्ष्य आखिरी में जाके तो यही होता है ना यार, कि उसका मोक्ष हो। उसका लक्ष्य क्या है आखिरी में जाके? लक्ष्य यही है कि यार प्रभु मिलन होना ही लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है जो हम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं सीधा अंतिम लक्ष्य की, ठीक है ना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रभु मिलन की हमें प्राप्ति हो भौतिक जीवन के साथ साथ, ठीक है, तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो ज्योतिष में क्या बताया गया? ज्योतिष एक आप बोलते हो कि प्रश्न और उत्तर की तरह है, ठीक है, राहु और केतु के बीच में संपूर्ण ज्योतिष है। ज्योतिष में क्या बताया गया? ज्योतिष में यह बताया गया है कि राहु अगर आपका प्रारब्ध है तो केतु आपका लक्ष्य है, केतु आपका मोक्ष है, ठीक है, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया, ठीक है। रामायण ज्योतिष ये बताती है कि रावण, जैसे आप राहु और केतु को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, रावण और हनुमान के माध्यम से। रावण के पास बहुत सारी चीजें थी। रावण के पास क्या था? देखो, रावण के पास क्या था ये भी जान लो। रावण के पास क्या एक बहुत अच्छी कार थी, मतलब बहुत अच्छा विमान था उसके पास। तो एक एरोप्लेन था, पुष्पक विमान, नाम सुना है आपने? जी सर। रावण के पास पुष्पक विमान था। क्या हनुमान जी के पास पुष्पक विमान था क्या? नो नो नो। किसी भी व्यक्ति के पास पुष्पक विमान था क्या? नहीं था। सर वो खुद ही पुष्पक विमान थे, वो खुद ही उड़ लेते थे। वो जरूर थे, लेकिन रावण के पास एक पुष्पक विमान था जिसको हमें कहना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल था। खुद की एक गाड़ी थी, खुद का एक विमान था, एयरक्राफ्ट था, ठीक है। अच्छा, जो रावण के पास सोने की लंका थी, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी की छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे सोने की लंका किसी व्यक्ति के पास थी? नो नो। सोने की लंका, सोने की लंका किसको बोलते हैं? पूरा आपका महल ही सोने का हो, कितनी बड़ी बात है। सोने का दरवाजा होना भी बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है ना। सोने की आपको एक छोटी सी चीज भी हो ना आपके मकान में, तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने दीवारों पे सोने का रंग करवाया, गोल्डन रंग करवाया, तो भी खुशी मिलती है। उस व्यक्ति के पास सोने की लंका थी, आप समझ सकते हो, ठीक है, कि ये व्यक्ति भौतिक जीवन वाला व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, रावण ने कितनी शादियां करी थी, कोई अनुमान है किसी को? रावण ने कितनी शादियां करी थी, कितने उसके पुत्र थे, कोई अनुमान है क्या? नो आइडिया सर। चलो नो आइडिया, आप इतना सा बता दो, हनुमान जी से या राम जी से ज्यादा पुत्र थे या कम थे रावण के पास? ज्यादा थे, डेफिनेटली ज्यादा थे, है ना। हमें भी पता नहीं कितने होंगे, लेकिन डेफिनेटली ज्यादा थे, ठीक है ना। शायद मेरे को लगता है कि 1000 से ज्यादा पुत्र रावण के थे। तो ये जो राहु है, ये व्यक्ति है भौतिक जीवन वाला व्यक्ति, ये फैमिली वाला व्यक्ति है। कितनी शादी करी होगी रावण ने, कोई आइडिया? किसी को? 2 या 3। रावण ने 2 या 3 शादियां नहीं करी थी। रावण ने बहुत सारे लोगों से शादियां करी थी, ठीक है। हाँ, रावण मायावी व्यक्ति था, क्योंकि रावण हर किसी स्त्री को छल से हर के ले आता था। यही प्रोसेस उसने सीता माता के साथ भी चलाया था, छल से लेके आना, ठीक है। तो रावण ने बहुत सारे लोगों से शादी करी हुई थी, बलपूर्वक शादी करी हुई थी, छल पूर्वक शादी करी हुई थी, कैसे भी करा हुआ था, ठीक है।
तो रावण की बहुत सारी पत्नियां भी थी। तो ये जो प्रारब्ध है, ये जो व्यक्ति का भौतिक जीवन है, व्यक्ति भौतिक जीवन में फंसा हुआ होता है। प्रारब्ध मतलब क्या, कि व्यक्ति भौतिक जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो प्रारब्ध होता है, मैंने इसमें एक बात लिखा है कि प्रारब्ध मतलब अभी रावण ने इतना प्राप्त कर लिया, फिर भी उसके मन में प्रश्न कौन आया, मैं कौन हूं। अभी तक वो यही सोच रहा है कि मैं कौन हूं, उसको लगता है कि मैं भगवान हूं, ठीक है। उसको आखिरी तक भी वो समझ नहीं आया और आखिरी तक भी उसकी लाइफ में भटकाव रहा। सही बात है कि नहीं? वो नहीं समझ पाया अपने आप को आखिरी तक भी। सही कह रहा हूं ना? जी सर। आखिरी तक व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए मैंने प्रारब्ध को राहु से जोड़ा और राहु के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया। मतलब रावण के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हो, रावण ने ऐसा क्यों किया, रावण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रावण की इस चक्कर में पूरी लंका खराब हो गई, रावण अपने आप को नहीं समझ पाया, रावण अपने आप को नहीं जान पाया, उसने कई लोगों की जान ले ली। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आते हैं हमारे जीवन में कि मैं कौन हूं, मैं भटक गया हूं, मैं गलत रास्तों पे चला गया हूं, मुझे सही रास्ता चाहिए, आ रहा है समझ में? ये सारी चीजें प्रारब्ध में व्यक्ति लेकर आता है। सही या गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक भटकाव होता है कि मुझे एक सही डायरेक्शन मिला है, ठीक है। तो ये होता है प्रारब्ध, जिससे हमने लिंक किया है राहु से, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा कर्म इतना अच्छा होता तो क्या हम कभी जन्म लेते क्या? बताओ मुझे, आप स्वयं सोचो। सनातन संस्कृति क्या बोलती है? अगर हमारा कर्म अच्छा होता है तो उसको क्या मिलता है? उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है, ठीक है। मोक्ष का अर्थ होता है कि फिर वो जन्म नहीं लेता। आ रहा है समझ में? यस सर। इसका मतलब भैया कि आपका जन्म, आपका कर्म इतना मजबूत नहीं था, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चला था, इसीलिए वापस आप मैदान में आए हो। आ रहा है समझ में? और कहीं ना कहीं गड़बड़ चला था और कहीं ना कहीं आपको भटकाव जरूर था, इसीलिए फिर से आपका जन्म हुआ। राहु भटकाव का कारक। अच्छा, राहु के पास पेंडिंग कर्मास होते हैं, कुछ पेंडिंग कर्मास थे, इसलिए वापस से आप इस भूमि पे आए हो, वापस से आपने जन्म लिया है, ठीक है ना। वापस से आप दुनिया में आए हो, ठीक है ना, भौतिक जीवन में फंसे हो, ठीक है। इस राहु से निकलने के लिए व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, मानव के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भैया तुमको एक मौका दिया जाता है कि तुम इस राहु से निकलकर कैसे भी करके यहाँ तक चले जाओ, ठीक है ना। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी स्पष्ट बता रखा है कि लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु मिलन, बोलाता है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो ये एक राहु और केतु का सफर है, जिसको बोला जाता है प्रश्न, तमाम तरह के प्रश्न, तमाम तरह के भौतिक जीवन और तमाम तरह के सांसारिक जीवन को कहा जाता है राहु, और सभी तरह के आध्यात्मिक जीवन को कहा जाता है केतु। राहु और केतु जिस तरह से ब्रह्मांड में बिल्कुल 180 डिग्री पे रहते हैं, इसी तरह से रामायण ज्योतिष में भी राहु और केतु बिल्कुल 180 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। राहु और केतु बिल्कुल विपरीत हैं। रावण जितना सांसारिक था, हनुमान उतने ही आध्यात्मिक थे, बिल्कुल पलड़ा बराबर है। जितना राहु सांसारिक हुआ करता था, हनुमान जी उतने ही आध्यात्मिक हुआ करते थे, ठीक है। ये इसको बोला जाता है भौतिक जीवन, भौतिक राहु, ठीक है। और इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, और इसको बोलते हैं केतु, ठीक है। इसलिए जहां जहां भी भौतिक जीवन की बात आएगी, वहां हम भौतिक जीवन के, जिसने बहुत भौतिक जीवन जिया, उसकी बात करेंगे, उसका नाम है रावण, रामायण ज्योतिष के माध्यम से, ठीक है। जहां जहां भी भौतिक जीवन की बात आएगी, वहां हम राहु के रूप में लेंगे, और राहु रावण है, ठीक है। इसने पूरी तरह से भौतिक जीवन को एंजॉय किया था, और जहां जहां भी आध्यात्मिक जीवन की बात आ रही है, वहां हम पूरी तरह से हम केतु को लिंक करेंगे और हनुमान को लिंक करेंगे। राहु और केतु बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल विपरीत होते हैं। 180 डिग्री पे जैसा राहु था, उसके ठीक उलट केतु था। सभी को ये बात स्पष्ट समझ में आ रहा है? अगर राहु पूरी तरह से भौतिक जीवन वाला, घर, गाड़ी, जीवन, लग्जरी चीजें, केतु उसका पूरी तरह से उल्टा, जंगल में रहने वाला व्यक्ति, मोक्ष, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, उसको कुछ नहीं चाहिए राम के अलावा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल मंजिल, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी ये है। लेकिन कलयुग में हम भटक जाते हैं, हम फाइनल डेस्टिनेशन को नहीं पहचान पाते हैं। वास्तव में मृत्यु उपरांत फाइनल डेस्टिनेशन हमारी ये है, ठीक है।
और हम जिस युग में जी रहे हैं वो राहु का युग है, तो हम मूल रूप से भौतिक जीवन में ही फंसे हुए होते हैं। ठीक है, हम इसी में फंसे हुए हैं। हम गाड़ी, मकान, ठीक है, गाड़ी, मकान, ठीक है ना, अच्छा मकान, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, ठीक है ना, भौतिक जीवन हो, लग्जरी लाइफ हो, कुल मिला के हम सिर्फ और सिर्फ मायावी चीजों में भटक रहे हैं। राहु को बोला जाता है मायावी। मायावी का अर्थ होता है निशाचर, और निशाचर का अर्थ होता है रात जगने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो कलयुग की जैसी शुरुआत हुई, व्यक्ति रात को जगने लग गया। आप स्वयं अनुभव करो कि व्यक्ति अब रात को ज्यादा जगता है, ठीक है, और सुबह लेट उठता है। ठीक है, ये कलयुग के आने की आहट है कि व्यक्ति रात भर जगेगा, सुबह सोएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य और राहु दुश्मन है ना आपस में। सूर्य और राहु आपस में दुश्मन है। रावण और राम बिल्कुल दुश्मन थे ना। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वहां पे आप ये समझ के चलो कि राहु की झलक आपको आ जाती है। ठीक है, रात में हमको सब काला काला दिखाई देता है, डर लगता है ना सभी को। आ रहा है सभी को? हाँ जी सर। हाँ, तो ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को इस तरह समझना है। 5 प्लेनेट और 4 प्लेनेट हमको इस तरह समझना है। राहु हमारा प्रारब्ध कर्मास है, पुराना कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे या हम क्या लेकर आए हैं, हमारे पास किस कर्मास के पेंडिंग है, हमें किसका लेन देन करना है। ठीक है, ये सारी बातें जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह बता देगा, उसका नाम सिर्फ राहु है। ठीक है, और कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना, किस जगह आपको जाना है, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो बता देगा केतु। ठीक है, इसको हम आगे ज्योतिष के माध्यम से और भी गहराई से समझेंगे, लेकिन फिलहाल क्लास का टॉपिक ये है कि राहु और केतु 4 ग्रह क्या है, और इसको और भी गहराई से समझने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट कर रखा है। इसको खुद भी समझ नहीं आए तो राहु और केतु प्रश्न और उत्तर का एक पार्ट है। ठीक है, जब भी हमारे दिमाग में, इसको और भी गहराई से समझो, जब भी आपके दिमाग में, जब भी मान लो आप एग्जाम देने गए हो कभी? हाँ जी सर। आप एग्जाम देने कभी भी जाते होंगे, तो जैसे ही आपके हम एक प्रश्न पत्र आता होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर आता होगा, तो आपको एक डर लगता है क्या? सर बिल्कुल लगता है। क्वेश्चन पेपर के आने से पहले जो डर लगता है ना, क्या पूछा जाए, जी होगा, ठीक है, ये जितना भी डर है ना, उसको बोला जाता है राहु, और राहु डर का कारक है। राहु डर का कारक है। ठीक है, और जैसे ही आपने प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करते हो, एक के बाद एक उत्तर देना चालू करते हो, लिखने लग जाते हो, आप रिलैक्स होते हो कि नहीं होते हो, बताओ मुझे। केतु रिलैक्स का कारक है। ठीक है ना, केतु रिलैक्स का कारक है। उत्तर देने से पहले आपको राहु केतु समझ में नहीं आया ना, बहुत आसान है। राहु और केतु से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। ठीक है, राहु केतु नहीं समझ में आते ना, क्वेश्चन पेपर जब आता है हमारे हाथ में, उसके पहले के 5-10 मिनट या आधा घंटा पहले, या क्वेश्चन पेपर से आने के पहले जो हमारे मन की जो मानसिक स्थिति होती है, और कितनी बिगड़ जाती है। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं पेपर से पहले कि अब क्या होगा, शायद मैं तो लेवल का ही नहीं हूँ, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा होता है ना। ठीक है, ये जितना भी मन में भ्रम होता है, डर होता है, उसको बुलाता है राहु। प्रश्न का नाम आया, वहां पे राहु आ गया। और जैसे ही हमने क्वेश्चन पेपर देने के बाद, जैसे ही हम क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, और एक हमें एक शांति है कि भैया जंग जीत ली, होता है ना कि निपट गया पेपर, कुछ भी हुआ, कुछ भी रिजल्ट आएगा देखेंगे, इसको निवारण केतु। आ रहा है समझ में? जी सर। राहु और केतु को समझना बहुत आसान है। ठीक है, हमारी जन्म कुंडली भी एक पूरी पजल है। ठीक है, और पजल क्या है? राहु और केतु की पजल है। क्या करेंगे आगे, क्या होगा, मेरे दिमाग में ये प्रश्न खड़ा है। ठीक है ना, मेरे को बेटे को यूएस भेजना है, मेरे को यहाँ जाना है। प्रश्न की एक बहुत बड़ी हमारे क्या है, जैसे जैसे एक एक काम होते जाते हैं, चलो ये हो गया है ना, चलो ये भी काम हो गया, विदेश भी चला गया, ये कार्य भी हो गया। जैसे जैसे आप कार्य पूरे करते जाते हो, आप एक रिलैक्सेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो, उसको बोलते हैं शांति वाला पॉइंट। आ रहा है समझ में कि चलो काम पूरा हुआ।
तो ये राहु और केतु का एक स्ट्रेटेजी है, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर हुआ? बोल। हर एक पे एक न्यूज़ आ जाना चाहिए महाराज। एक मिनट, क्या हो रहा है? आप सभी लोग अनम्यूट करके रखें, जिसको बोलना है तो आप अनम्यूट कर लें, ठीक है? सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को, यहाँ तक तो समझ में आया राहु केतु क्या है, क्या कारक है, लेकिन कालचक्र में या प्लेनेट्स में राहु केतु कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो चीज आज तक समझ में नहीं आई। कहाँ पे राहु केतु हमारे प्लेनेट सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो आज तक समझ में नहीं आया हमारे। वो समझ में आएगी बहुत जल्दी, ठीक है? और ऐसी समझ में आएगी कि फिर कभी आपको दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है? बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। जब मैं 9 ग्रहों की पूरी स्थिति एक्सप्लेन करूंगा तो राहु केतु की ऐसी बात समझ में आएगी कि आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि राहु और केतु को हमने इस स्थिति में कभी देखा है क्या, आपको मजा आएगा बहुत। हाँ जी, हाँ जी, आगे समझ में आएगा ये। ठीक है सर। आपण 9 वाजता निघालो ना तरी 10 वाजेपर्यंत खंडाळ्याला पोहोचतोय। ओके, तो आज वाले टॉपिक में हमारा कॉन्सेप्ट यही था। नाही काय करायचं ते येणार 10:30 तिथं खंडाळ्याला। नाश्ता वगैरे करेल। हाँ जी, ठीक है। आज वाले टॉपिक में हमारा यही लक्ष्य था कि हम कम से कम 5 ग्रहों को समझें जो पंच तत्व हैं, और इसके अलावा राहु केतु सूर्य चंद्रमा को समझें, राहु केतु क्या है उसको समझें, राहु केतु सूर्य चंद्रमा इस पे पूरा का पूरा आपका जन्म कुंडली टिका हुआ है। इसमें से भी आप सबसे बड़ी जो पजल है उसका नाम राहु है, उसको आप मानकर चलो कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है आपकी जन्म कुंडली में भी, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म को बताएगा कि तेरा क्या लेन देन है, तेरे लास्ट टाइम 20,000 अस्सी लेती है मांगने आएगा, तेरे को ये काम करना है, जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सारा राहु है, और जो भी होता जाएगा वो सारा केतु होता जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मूल रूप से जब भी हम परेशानी में आते हैं, ज्योतिष पे व्यक्ति का आने का कारण भी क्या होता है? राहु होता है। जब भी व्यक्ति परेशानी में आता है, संघर्ष में आता है, तकलीफ में आता है, उसके बाद व्यक्ति को याद आती है कि ज्योतिष भी कुछ है, ठीक है? इसलिए उस पर भी मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको कि यार ज्योतिष कब आती है, जब हमें ये समझना हो कि एक तो राहु हो गया, केतु हो गया, ठीक है, हम अपने आप को जान पाए, ठीक है, अपने आप को जान पाए, उस वक्त हमारे लिए ज्योतिष वर्क करती है। ज्योतिष में आते ही किस लिए है? सूर्य और चंद्रमा को समझने के लिए, हम अपने मन और आत्मा को समझने के लिए, क्या होगा हमारे साथ, ठीक है ना, उन चीजों को जानने के लिए ही हम ज्योतिष में आए हैं। हम अपने आप को जब खो देते हैं ना बहुत सारे प्रश्नों में हम जब अपने आप को खो देते हैं, केतु के पास जाना इतना आसान होता नहीं, लेकिन इसका जो ब्रिज का काम करता है ना, ये ब्रिज है। सूर्य और चंद्रमा ये ब्रिज है, राहु से केतु तक पहुंचाने का जो कार्य करता है उसका नाम है सूर्य और उसका नाम है चंद्रमा। राहु के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, पजल्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्या करेंगे, लेकिन केतु के पास इतना जाना आसान नहीं, रास्ता इतना आसानी से नहीं मिलता, ठीक है? तो सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं ये व्यक्ति के लिए ब्रिज का कार्य करते हैं कि ये रास्ता है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे दरवाजा है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा हमेशा ओपन, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं आराम से, ये रास्ते बनाने के कारक है। और उसके बाद जो हमें मिलता है वो आखिरी रिजल्ट, निवारण, कारण, रिजल्ट, ठीक है? तो इस तरह से हमें इन चीजों को समझना है। और रामायण ज्योतिष के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि राहु केतु ना सिर्फ ये 4 प्लेनेट हैं, ठीक है, ग्रह तो है ही नहीं है, ग्रह से भी अत्यधिक बढ़कर है, ठीक है? राहु और केतु ना सिर्फ ये 4 प्लेनेट हैं, जबकि इसका महत्व रामायण ज्योतिष में आपको युगों से भी बताया जा रहा है। ये 4 युग हैं यार, राहु और केतु कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये 4 युगों का प्रभाव है कि कौन से युग में किस ग्रह का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। आपकी इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से युग में किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा। सूर्य का इफेक्ट किसी युग में था तो वो था त्रेता युग। त्रेता युग मतलब रावण का युग। यहाँ पे हर व्यक्ति बहुत बलशाली हुआ करता था, ठीक है, और बहुत पावरफुल हुआ करता था। सूर्य बहुत पावरफुल व्यक्ति है। चंद्रमा एक कलात्मक व्यक्ति है। द्वापर युग में व्यक्ति को बहुत ज्यादा कलात्मकता देखने को मिली है, ठीक है ना, हंसी मजाक की
है ना। कृष्ण भगवान ने किस तरह से हंसी मजाक किया, किस तरह से गोपियों के साथ उन्होंने हंसी मजाक किया, किस तरह से उन्होंने दही मक्खन खाना चालू किया। चंद्रमा मतलब खाने पीने, महिलाओं से आकर्षण, कलात्मक बांसुरी बजाना, ये हमने द्वापर युग से सीखा है। ठीक है, सतयुग में सिर्फ और सिर्फ लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे, सतयुग में ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे। ठीक है, और वो युग ऐसा युग था कि जहाँ पे हर घर में आपको ऋषि मुनि मिलेगा, हर घर में साधु मिलेगा। और अभी जो हम चल रहे हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, इस युग का नाम है राहु। राहु मतलब प्रारब्ध, मतलब रावण, मतलब कलयुग। ठीक है, और कलयुग एक ऐसा युग है कि यहाँ पे व्यक्ति को हर चीजें मायावी तरह से, हर चीजें भौतिक जीवन में लबरेज चाहिए, हर व्यक्ति को लग्जरी लाइफ चाहिए, रावण की तरफ बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा घोड़ा। कलयुग में हर व्यक्ति की नीड हो गई है। आप स्वयं सोचो कि आज से 50 साल पहले व्यक्ति को हमसे कम सामान उपलब्ध होता था। ठीक है, हमें ज्यादा सामान उपलब्ध होने के बावजूद भी हम और भी ज्यादा भूखे हो रहे हैं। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप स्वयं सोचिए। सभी को आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। आ रहा है सर। सर एक बात पूछना है। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ मैडम, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। सर ये पूछना है कि जैसे अपन बोलते हैं कि मोक्ष का सतयुग है, और वो सतयुग की बात है, ऋषि मुनियों वाली बात है, यहाँ ठीक है। लेकिन जब राम का जन्म होता है, सूर्य आत्मा है और राम है, और वो त्रेता युग में आए, तो क्या हनुमान जी राम जी से पहले आ गए थे क्या? क्योंकि हनुमान जी तो रामचंद्र जी के क्या है, भक्त हैं। मैम मेरी बात सुनिए, ये सब लोग सदियों से हैं, अनंत काल से हैं, लेकिन युग में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? मतलब आप ये समझ के चलो कि सतयुग का राजा कौन था? तो हनुमान थे। त्रेता युग का राजा कौन था? तो राम थे। द्वापर युग का राजा कौन है? तो कृष्ण थे। और कलयुग का राजा कौन है? तो दशानन है। आ रहा है समझ में? हर व्यक्ति आपको रावण की तरह मिलेगा कलयुग के अंत में, यह बात आप लिख के रखो। हर व्यक्ति रावण की तरह मायावी, रावण की तरह धनाढ्य, रावण की तरह लग्जरी लाइफ जीने वाला, रावण की तरह बुद्धिमान, ठीक है ना, रावण की तरह व्यक्ति हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कलयुग की डिमांड है। ठीक है, और व्यक्ति होने भी लग गया है। बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति होने भी लग गया है। तो हर व्यक्ति राहु की तरह हो जाएगा। ये कलयुग की प्रिडिक्शन है। मैं आपको पूरे कलयुग की प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। सतयुग का किंग था हनुमान, त्रेता युग का किंग थे राम, और द्वापर युग के किंग है चंद्रमा, और कलयुग का किंग है रावण। हर व्यक्ति राहु को फॉलो करेगा, बता रहा हूँ। ठीक है ना, हर हो गया, हर व्यक्ति डिजिटल हो गया, हर व्यक्ति अब राहु की तरह लग्जरी लाइफ चाहता है। ठीक है ना, किसी की इच्छा नहीं है कि मेरा मोक्ष हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज प्रश्न मन में लेके आएंगे तो सब ये बोलेंगे मकान कब, दुकान कब, ऐसा वैसा, 50 बातें। बहुत पैसा होने के बाद भी पैसे कमाने की चाह अभी भी बाकी है, पेट नहीं भरा रहा। राहु का कभी पेट नहीं भराता है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ मुंह है, और मुंह सिर्फ खाना मांगता है। आ रहा है समझ में? सर राहु के पास तो मुंह नहीं है, बॉडी है। राहु के पास ही मुंह है, और केतु के पास धड़ है। ओके ओके सर। राहु के पास मुंह है, और राहु जी 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 है। सर एक सवाल पूछना है कि जैसे चंद्र है अपना, जो हृदय का कारक है, और हमारे को यहाँ सीता बताया जा रहा है द्वापर में, तो सीता जी का क्या रोल है द्वापर में? देखो, मैं यहाँ पे युग बता रहा हूँ, मतलब ये 4 ग्रह, रामायण ज्योतिष एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, मैं आपको युग की बात अलग बता रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। चारों युग पे चारों युग का प्रभाव। रामायण के अंदर चंद्रमा ही सीता है, ठीक है सर, ठीक है। एक कैलकुलेशन अलग, लेकिन ये चारों युग का बता रहा हूँ कि ये चारों जो ग्रह थे ना, ये सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे थे, लेकिन सूर्य से ज्यादा पावरफुल हैं। और इन चारों ग्रहों को किसी से कम मत समझो, क्योंकि ये 4 ग्रह 4 युग की बात है। अच्छा सर, ये चारों युग की बात है। मान लीजिए राहु हमारा प्रारब्ध है, ठीक है सर, मृत्यु हो जाने के बाद में हमारा जन्म हो या ना हो, या मान लो आगे जन्म होता है, तो ये प्रारब्ध हमारे साथ जाएगा कि मृत्यु तो केतु का वो हुआ, क्योंकि मृत्यु देखो मैं बताता हूँ। मृत्यु का प्रश्न पूछा आपने। मृत्यु का मतलब ये होता है
मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? मृत्यु को बोलते हैं राहु, मोक्ष को बोलते हैं केतु। थोड़ा सा इसको गहराई से समझो, ठीक है ना। दोनों, इन दोनों चीजों को और भी गहराई से समझने की कोशिश करें, ठीक है। मृत्यु को बोलते हैं राहु, ठीक है, और मोक्ष को बोलते हैं केतु। ठीक है, मृत्यु को बोलते हैं राहु और मोक्ष को बोलते हैं, ये राहु है और ये केतु है। अच्छा, मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? मृत्यु और मोक्ष में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। दोनों में देह जा रहा है, दोनों में शरीर छूट रहा है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। आपकी सांसें बच जाए और आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए, आ रहा है समझ में? तो मोक्ष के पास सांसें रिमेनिंग रह जाए और आपको एक मोमेंट पे आके ऐसा लगे कि आज मेरा सारा कार्य पूर्ण हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे अब सिर्फ प्रभु भक्ति में अपना मन लगाना है, इसको बोला जाता है मोक्ष वाली स्थिति। ठीक है, कि उसकी सारी जवाबदारियां पूरी हो गई, सांसें बच गई और सांसें व्यक्ति की बच गई है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं बची। सांसें बच गई लेकिन इच्छा नहीं बची, ये आप इस बात को ध्यान से समझना। सांसें बच गई है, सांसें बच गई लेकिन इच्छा नहीं बची, कोई इच्छा बाकी नहीं है। सांसें बच गई लेकिन इच्छा नहीं बची, ठीक है, उसको बोला जाता है मोक्ष। लेकिन यहाँ पे सांसें खत्म हो गई है और इच्छा बच गई है, आ रहा है समझ में? आपकी सांसें खत्म हो जाए और आपके दिमाग में इच्छा रह जाए, उसको बोला जाता है मृत्यु। अरे समझ रहे हो? सर ठीक है, समझ में आई बात। मेरा सवाल एक और ये था कि जो प्रारब्ध है, मतलब राहु है, और हम अगला जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध जो है, जैसे कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में कि हमें पूर्व जन्म के कर्म फल जो है इस जन्म में खत्म करने पड़ते हैं, तो प्रारब्ध, राहु का जो प्रारब्ध है वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा हमारे जन्म की कुंडली के हिसाब से। राहु और केतु सर कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, राहु और केतु कभी खत्म नहीं होते हैं। राहु तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती। मन में एक भी इच्छा भौतिक जीवन की है तो आप ये समझ के चलो कि राहु आपकी लाइफ से खत्म नहीं होगा, छोटी सी भी इच्छा बाकी है, ठीक है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक राहु खत्म नहीं होगा, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल, राहु और केतु बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। इच्छा खत्म होते ही आपका मोक्ष हो गया, आपको हनुमान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। अगर एक भी इच्छा है, आप भौतिक जीवन में फंसे हुए हो, आखिरी तक एक भी इच्छा बाकी है, तो मोक्ष नहीं हुआ है। इच्छा सारी खत्म होना बहुत जरूरी है। आप देखो राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने आखिरी मोमेंट पे आके अपने आप को समर्पण किया, ठीक है। उनकी जब उन्होंने कहा तो वो खुद भी नदी में जल समर्पण करके आए, उनकी सारी इच्छा पूरी हो गई, कोई इच्छा बाकी नहीं थी, ठीक है। और इच्छा बाकी रहते हुए व्यक्ति मर जाए तो उसको बोलते हैं मृत्यु। आ रहा है समझ में? तो ये राहु केतु का चैप्टर है। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आशा है आपको काफी अच्छा लगा होगा, और किसी को कुछ भी डाउट होता आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए। जब तक मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि आपने जो बताया सही है, राहु और केतु की स्टोरी में, तो उसमें क्या एक राक्षस था सर्वभानु। तो जब ये समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला, वो अमृत एक ये राक्षस पड़ा के दूर हो गया और लेकिन पीना चाहता था, तो ये पीने लगा तो ये देव ने उसका सिर छेदन कर दिया। मतलब जो सिर है वो तड़पन था, वो ये इच्छा थी, बराबर पीने लगा था। मतलब आप बोला जो सिर है वो राहु है और केतु है, उसको तो पीने का चांस भी नहीं मिला और उससे कोई ऐसी तृप्ति भी नहीं थी, तड़पन भी नहीं थी, तो वो सैचुरेट पॉइंट पर आ गया, तृप्ति था। तो मतलब जो जन्म कुंडली में जो जिस भाव में जैसे राहु होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बात सही आपकी प्रारब्ध की, उसकी तड़पन होती है इस चीज की, और केतु होता है वहां उसके उसे तृप्ति होती है ये चीज की। तो इस तरह मैंने ये पढ़ा था कि इस तरह का राहु और केतु का प्रेडिक्शन किया जाता है, और यहाँ आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सटीक है कि इस तरह ये स्टोरी जो राहु और केतु कोई हनुमान जी
और ये तो बिल्कुल सही बैठा है। तो इस तरह बिल्कुल सर। समझा जाए तो प्रिडिक्शन होता है, हो सकता है। राहु और केतु, और जैसे कि जब भी हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं ना, मैं आपको एक और बताता हूँ, राहु का प्रोग्रामिंग है भौतिक जीवन को जीना। आ रहा है समझ में? राहु का प्रोग्रामिंग है भौतिक जीवन में जीना। भौतिक जीवन में जीएंगे, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, लग्जरी सामान चाहिए, ठीक है ना, खाने पीने की चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए। भौतिक जीवन की सारी जरूरतें और राहु के माध्यम से पूरी होती है, ठीक है। और आध्यात्मिक जीवन की सारी जरूरतें केतु के माध्यम से पूरी होती है। हम भौतिक जीवन में जब रहते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं और इंसान के ऊपर मृत्यु हमेशा मंडराती रहती है, ठीक है ना, तो हम रावण के वशीभूत है। भौतिक जीवन में हम जी रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर राहु का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। लेकिन इसकी जो बात की जो डेस्टिनी होती है, सनातन संस्कृति बहुत आगे की सोचता था। इसके बाद की डेस्टिनी होती है ना, मृत्यु के उपरांत वाली डेस्टिनी, वो सारी की सारी डेस्टिनी केतु की है। फिर राहु का कोई मतलब नहीं है वहां से, ठीक है ना, वहां से केतु की डेस्टिनी पूरी चालू हो जाती है। तो इसलिए सनातन संस्कृति बहुत आगे की सोचता है। इसलिए वो हमेशा अपने जीते जी हमको जो मोमेंट मिला है उसमें ही हम केतु की तरफ चले जाए, तो हमारी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो जाए। हमेशा से वो आगे की डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आगे की डायरेक्शन हमारी सारी केतु है मृत्यु उपरांत, ठीक है। और वो डायरेक्शन हमें हमारे लिए मोमेंट होता है कि हम अपने डायरेक्शन को, आगे वाले डायरेक्शन को अच्छे से कर लें, क्लियर कर लें। तो उस मोमेंट को समझने के लिए सनातन संस्कृति हमेशा से जोड़ देती है भगवान के प्रति समर्पण भावनाएं, है ना, और सनातन संस्कृति को फॉलो करो, ठीक है। मोक्ष का मार्ग अपनाओ, त्याग समर्पण की भावना अपनाए। रावण के पास त्याग समर्पण की भावना होती तो शायद वो उस जमाने का किंग बन जाता और शायद भगवान के बराबर बन जाता, अगर उसमें त्याग और समर्पण की भावना होती। तो सिर्फ एक ही चीज की कमी थी उसके अंदर। तो हमें हमेशा त्याग और समर्पण की भावना रखना है, तो व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है। आ रहा है समझ? मतलब वही सर कि ये राहु तड़पन का कारक है ना, और केतु तृप्ति का कारक, यही बिल्कुल बिल्कुल यही समझा जाए। तो आशा है आपको क्लास काफी अच्छा लगा होगा और सभी मैं भी सर, मैं इसमें कुछ मैं इसमें बोलना चाहूंगा प्लीज। बोलिए सर। अगर आपके आगे हो तो बोलिए सर, बोलिए। मैं आपकी तीसरी क्लास अटेंड कर रहा हूँ ये वाली, और हर बार मेरे को एक अनुभव अलग ही होता है। मैं वो लिख भी चुका हूँ। जो आपने अभी केतु वाला बोला है, उसके अंदर जैसे आप अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि केतु क्या भगवान हनुमान पहले आ गए थे, उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले हम जानते हैं सब, पहले भाव आता है, बाद में रस आता है। पहले भाव आएगा, मतलब पहले भक्ति आएगी, तब भगवान आएंगे। भक्ति के रूप में पहले हनुमान जी आए, तो बाद में राम जी आए, बाद में कृष्ण जी आए। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी का रूप से, रुद्राक्ष रूप है उनका, हम सब जानते हैं। तो उसका बहुत अच्छा लिंक किया आपने, मेरे को स्टोरी बिल्कुल संजय सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं इसी बात में जो उस टाइम में जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे को टॉपिक कवर करना था। जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था, दशावतार आपने सुना है? दशावतार सुना है? दशावतार में सबसे पहला अवतार किसका हुआ था? मत्स्य अवतार, विष्णु जी का। मत्स्य नहीं, विष्णु जी के अवतार होते दशा तो। हाँ जी, हाँ जी। पहला अवतार हुआ था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। उस टाइम मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी और जीवन जल में था, ठीक है, मछली के रूप में जीवन था, ठीक है। और इसको बोलते हैं ज्योतिष में मीन राशि। मीन राशि, राइट, इसको बोलते हैं ज्योतिष में मीन राशि। मीन मतलब मछली वाली राशि, ठीक है। और यहाँ पे होता है केतु का पक्का घर, ये होता है मोक्ष का मार्ग। आगे हम इसको जब त्रिकोण समझेंगे तो 12th हाउस मोक्ष का होता है, और मोक्ष मतलब सेक्रीफाइस। और मीन राशि सबसे पहले अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, और डेफिनेटली सबसे पहले आए थे केतु। आ रहा है समझ में? सबसे पहले आए थे केतु। आप ये समझ के चलो कि केतु एक बीज है। खेती में जब आप बीज बोते हो ना, केतु एक बीज है, और उस फसल में आपकी 10 बोरी सोयाबीन हुई, 10 बोरी गेहूं हुआ, वो राहु है। 10 बोरी सोयाबीन, 10 बोरी गेहूं का होना राहु है, लेकिन भैया बीज कहाँ था? बीज केतु था। आ रहा है समझ में? तो बीज बहुत बड़ी चीज है। मतलब सर पूरा अध्यात्म जो है वो केतु है। पूरा अध्यात्म सर, केतु को आप बोल दो कि पूरा रसायन शास्त्र, ठीक है ना। चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा, रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, रसायन को बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री है समुद्र की पूरी कहानी। केमिस्ट्री क्या, समुद्र के अंदर कौन सी भी चीजें निकलती है, जिसको पीरियोडिक टेबल, जो विज्ञान का स्टूडेंट होगा उसको समझ में आता होगा कि भैया पीरियोडिक टेबल में भैया क्या निकला, ठीक है, H हीलियम निकला, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा निकलता है। तो राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान जी अपने आप में पूरी तरह से केमिस्ट्री है, ठीक है, इतना बड़ा पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। ये परमाणु बम बनाओ, ये नाइट्रोजन बम बनाओ, हीलियम बम बनाओ, कुछ भी बनाओ, हनुमान जी तो केमिस्ट्री का कारक है, रसायन शास्त्र का कारक है, ठीक है ना, मीन राशि का कारक है, जल का कारक है, ठीक है। केतु मीन राशि का कारक हनुमान जी है। हाँ, मीन राशि मतलब हनुमान जी, डेफिनेटली। ओके मीन राशि में, हाँ, मीन राशि मतलब हनुमान जी, क्योंकि मत्स्य अवतार सबसे पहले होगा। केतु मोक्ष का कारक ग्रह, सारी की सारी चीजें समुद्र से निकला हुआ है। सीधी सी बात, एक बात ध्यान रखें, इस दुनिया में जो भी कुछ आया है सारा समुद्र से आया है। हमारे पास ये लैपटॉप है, ये सारी की सारी भैया समुद्र से आई हुई चीजें हैं, ठीक है। और समुद्र में से ही चंद्रमा निकला था, समुद्र में से ही लक्ष्मी निकली थी, ठीक है। तो केतु इतना पावरफुल है, मतलब इसको वापस कहने का मतलब यही कि ऋषि मुनि ने जब ज्योतिष शास्त्र की जब रचना करी थी, तो उन्होंने भैया चश्मे लगा के और मिसाइल्स लगा के नहीं देखा था कि कौन सा, उन्होंने आध्यात्म की गहराई को देखा, ठीक है, और अपने अंदर ही ज्योतिष को पूरा देखा। आध्यात्मिक गहराई से उन्होंने ज्योतिष को बनाया है। इसलिए हमारे पास ज्योतिष इतनी सटीक मात्रा में आज भी अवेलेबल है, पूरी तरह से विज्ञान की पूरी भाषा बोलता है ज्योतिष, ठीक है। तो आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आध्यात्म में कितनी गहराई है। हम 1 घंटा या 15 मिनट, हम 15 मिनट भी बहुत ज्यादा, 10 मिनट आध्यात्म के आपके 24 घंटे को एनर्जी देने के लिए काफी है। मैं बताता हूँ, आध्यात्म के सुबह के 10 मिनट आपके 24 घंटे को एनर्जी देने के लिए काफी है। इसलिए कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा, विद्वान व्यक्ति होगा, वो 10 मिनट मेडिटेशन तो करेगा, ठीक है। किसी भी बड़े विद्वान व्यक्ति को देखो, 10 मिनट मेडिटेशन करेगा, 24 घंटे वो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल स्थिति में रहता है। उस 10 मिनट की ताकत इतनी बड़ी है कि वो पूरे 24 घंटे को संभाल सकता है। आ रहा है समझ में? जी सर। तो आशा है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और रामायण ज्योतिष के माध्यम से हमने ग्रहों को समझा, युगों को समझा। पहले मैं इसलिए इस तरह से बताता हूँ ताकि ज्योतिष हमारे दिमाग में एक छप जाए कि क्या है, किस युग में किस तरह का चला और किस तरह से हमें आना है। आने वाले टाइम पे हम ग्रहों को और भी गहराई से समझेंगे और भी अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं और हमारा लेक्चर में भी फिलहाल इतना ही है। सर एक बात बताऊं? बताइए। हाँ, पिछली क्लास से इस क्लास में टॉपिक वही है, लेकिन इसमें फिर नयापन आया है। हर बार नहीं आएगा। बिल्कुल देखो, परिवर्तन टॉपिक तो सारे इंटरकनेक्टेड ही रहेंगे ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम? टॉपिक तो सारे इंटरकनेक्टेड ही रहेंगे। सारा मैम, सारा इंटरकनेक्टेड, एक्सप्लेनेशन चेंज होती जाएगी। हाँ सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ जब हमने पिछला कोर्स किया था और ये कोर्स कर रहे हैं उसमें भी वही टॉपिक था, इसमें भी यही है, उस और इसमें भी डिफरेंस है। मैं कह रही हूँ नयापन। बिल्कुल मैम इनोवेशन हमेशा करना चाहिए, ठीक है ना, करना चाहिए, सही बात है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम लोग 1208 लेके 8 बेस उसी किसी जगह रहते तो कहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो हमें हमेशा अपडेट करना चाहिए चीजों को और इन 100 दिनों में हम बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। दूसरी बात ये भी है, हम अपने आप में बहुत कुछ सीख लेते हैं तो आगे और भी वो चीजें हम इनोवेटिव तरीके से बोल सकते हैं, राइट। तो बहुत कुछ परिवर्तन हमें अपने आप में भी आने लग जाता है। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। तो सोचा भी नहीं होगा इस लेक्चर में आप ये बातें बोलोगे, अपने आप ही निकली है। सर मैं आपके लिए एक कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर जब हम कुंडली देखते हैं, जैसे आप कुंडली देखते होंगे, फलादेश निकाल रहे हैं, तो भगवान की लेख नहीं पढ़ रहे हैं आप। भगवान के लिए भगवान की लेख नहीं पढ़ रहे हैं आप, किसी की कुंडली के लिए फलादेश निकाल रहे हैं तो आप भगवान की लेख नहीं पढ़ रहे हैं। तो वही बहुत बड़ी बात है सर। सही बात है, कुंडली का पढ़ना ही भगवान की कुंडली है। इसलिए मैंने अभी वो चीजों बताया था, सूर्य और चंद्रमा कौन है? कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं ही हूँ। हम कौन है? हम स्वयं अपने आप में कृष्ण है, ठीक है, क्योंकि मैं ही हूं ना तुम में।
तुम मेरे को क्या ढूंढ रहे हो, मैं ही तो हूँ। अपने आप को समझना ही ज्योतिष है, अपने आप को जानना ही ज्योतिष है। हम अपने आप को जान लेंगे तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। मतलब राहु से केतु की तरफ बहुत अच्छे से जा सकते हैं, या राहु की पजल्स को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक टेक्निक आ गई ना, हम अपने आप को समझने लग गए, हमारे पास एक टेक्निक आ गई राहु की पजल्स को सोल्व करना। ये दुनिया एक पजल है राहु की, मरते दम तक हमें राहु की पजल को सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें सोल्व करना आना चाहिए ना, बस। तो इसके जो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये रामायण का कैरेक्टर के साथ जो ये कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छा है। इससे जी सर, जी सर, आगे हम इसमें और भी अच्छी रिसर्च देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप सभी मेंबर्स अपनी अपनी ईमेल आईडी मुझे डिस्क्रिप्शन में भेज देना। ठीक है, तो मैं आप सभी की ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब पे सेट करूंगा और आपको प्राइवेट वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी जो भी रिकॉर्डिंग अपनी किसी ईमेल आईडी से लिंक करवाना चाहते हैं, वही ईमेल आईडी मुझे रामायण वाले ग्रुप के डिस्कशन वाले ग्रुप में दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अभी ग्रुप ओपन है, आप दे सकते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर अभी आपने क्या बोला, ईमेल आईडी भेज दो, तो उसमें आप क्या कराएंगे मुझे प्लीज आप दोबारा? आप तो ईमेल आईडी भेज दो बस, बाकी सारा मैं कर लूंगा। क्या नहीं, तो उसमें क्या मतलब कुंडली का कह रहे थे ना, आप क्या कह रहे थे? ईमेल आईडी में आपको YouTube के प्राइवेट वीडियो आएंगे, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग है ना, तो ये वो आपको लिंक के द्वारा नहीं मिलेगी, आपको ईमेल आईडी के। ठीक है ना, तो सिर्फ आप ही देख पाओगे, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। हमारी सिक्योरिटी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब आप जो ये वाली रिकॉर्डिंग है ईमेल पे ही भेजेंगे, इस पे नहीं, जैसे व्हाट्सएप पे आया था ऐसे नहीं आएगा। जो YouTube आप चाहते हो, जो YouTube आप इस्तेमाल करते हो, उस वाली ईमेल आईडी को मुझे भेज देना। आपकी उस YouTube पे हमेशा आपके वीडियो सिक्योर रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ऐसे मतलब अगर हमारा YouTube इनके ईमेल आईडी से कनेक्ट ही नहीं है, आई डोंट नो है कि नहीं, नहीं वो होगा, डेफिनेटली होगा। किसी न किसी ईमेल आईडी से कनेक्ट होगा तो ही आपका YouTube चेक करना पड़ेगा ना सर, वो है ना? हाँ, चेक करना पड़ेगा। आप भेज देना, लेकिन आज मैं ऐसे ही ओपन भेज दूंगा, लेकिन मुझे ईमेल आईडी भेज दीजिए, है ना, ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। सर लेकिन ये आपका नया प्रयोग बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं बैच 11 की स्टूडेंट रही हूँ, बट ये जूम क्लासेस बहुत अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। अच्छी बात है। और किसी भी नए स्टूडेंट का या पुराने स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट देता हूँ, कुछ भी हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राहु के तो समझा दो बस, ये बहुत इल्यूजन पैदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। जी सर, ठीक है, तो क्लास हम क्लोज करें। जी, नमस्कार सर। धन्यवाद सर जी। अरे यार, नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। नमस्कार।